नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। साल 2025 खत्म हुआ, 2026 की शुरुआत। लेकिन पिछला साल कितनी उपलब्धियों के साथ रहा, क्या क्या नए अचीवमेंट्स मिले और इन तमाम चीज़ों को लेकर रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने क्या कुछ किया, इन चीज़ों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर एस के त्रिपाठी हैं, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। अब चूंकि पिछला साल बीत चुका, लेकिन सबके मन में एक सवाल रहता है कि कैसा बीता, क्या अचीवमेंट्स जुड़े, कितनी चुनौतियां रहीं और क्या कुछ रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने किया। ये जानना इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि जब से ये हॉस्पिटल शुरू हुआ है बहुत से कीर्तिमान रचे। आपकी टीम, डॉक्टर्स की टीम, सब ने बहुत कुछ अचीव किया है। 2025 को किस तरह से देखते हैं? कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से क्या अचीवमेंट्स रहे, इन चीज़ों को एक बार शॉर्ट में ब्रीफ कीजिए। बिल्कुल, देखिए, जब से सुपर स्पेशलिटी स्टार्ट हुआ तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट एक अलग से नेम अचीव किया है अपने अचीवमेंट्स को लेके। और जो प्रयास रहे हैं हमारे एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए कार्डियोलॉजी में, तो उसी के कारण ये स्टेटस हम लोग इस स्टेटस तक पहुंच पाए हैं कि आज जो है सुपर स्पेशलिटी में कार्डियोलॉजी का नाम है। शुरुआत तो हमने की थी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर से, जो कि बैकबोन है, जो कि मेन चंक होते हैं कार्डियक इंटरवेंशन में। और धीरे धीरे हमने प्रोसीजर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई और ऐसे प्रोसीजर फिर करना स्टार्ट किए जो जनरली छोटी सिटी में नहीं होते हैं, ओनली मेट्रो सिटीज़ में होते हैं। अभी कुछ साल पहले की ही बात है, हमने लीडलेस पेसमेकर किया था जो कि प्रदेश का नंबर 1 था। इसी तरह से फिर हमने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के प्रोसीजर स्टार्ट किए थे, जिसमें हार्ट में जो शॉर्ट सर्किट होते हैं, जिसके कारण हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इंसान की, तो उसके प्रोसीजर स्टार्ट किए थे। 2025 में हमने कुछ लैंडमार्क अचीवमेंट्स किए हैं जो जनरली हम लोग सपने में ही सोचते हैं। एक कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो उसका ड्रीम होता है ऐसे प्रोसीजर करना। तो ऐसे प्रोसीजर 2025 में हुए हैं। तो स्टार्ट हुई है लीडलेस पेसमेकर से। पहले 2025 में ही लीडलेस पेसमेकर हुआ था, जो कि हमारा सेकंड लीडलेस पेसमेकर था। और अभी भी प्रदेश में ये पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जहां 2 लीडलेस पेसमेकर अकेले एक इंस्टीट्यूट में हुए हैं। अच्छा। क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है तो जनरली लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दूसरे लोगों का भरोसा इतना जम नहीं पाता है एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को लेकर। लेकिन रीवा में लोगों का भरोसा काफ़ी हुआ है पिछले कुछ सालों में, जो हमने मेहनत की है और जो अचीव किया उसके कारण। और हमने बेसिकली ये प्रोसीजर इसलिए कर पाए हैं क्योंकि उसमें हम माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी का काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहा, बीइंग हेल्थ मिनिस्टर। तो उसकी वजह से भी, और हमें कई बार लोगों से भी बेसिकली पब्लिक फंडिंग भी करनी पड़ी प्रोसीजर को करने के लिए, क्योंकि अच्छा। प्रोसीजर बहुत महंगा था। और लोगों के सपोर्ट से वो प्रोसीजर हो पाए। और दोनों ही पेशेंट सतना के थे और दोनों ही बहुत पुअर थे। लीडलेस पेसमेकर एक सामान्य व्यक्ति नहीं लगवा सकता है क्योंकि उनकी कॉस्ट ही 10 to 14 लाख होती है। तो इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, क्राउड फंडिंग भी की, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट किया। साथ में हमने मेल किए कंपनी को। अच्छा। कंपनी से मेल किया तो उन्होंने उसकी कॉस्ट कट डाउन करके काफ़ी लो ले आए, जिससे हम ये प्रोसीजर कर पाए। ठीक है। बेसिकली हमारे अंदर से ये लगता है कि इस इंस्टीट्यूट को इंडिया का नंबर 1 बनाना है, सिर्फ स्टेट का नहीं। स्टेट में तो नंबर 1 पे हम आ चुके हैं कई प्रोसीजर्स को लेके। जैसे लॉट सीआरटी की हम बात कर लें, वो भी जैसे किसी की हार्ट की पंपिंग अगर लो है तो उसमें नॉर्मल सीआरटी डाला जाता है, लेकिन हमने सीआरटी का भी अपर फॉर्म लॉट सीआरटी यहाँ इम्प्लांट किया था। वो भी शायद प्रदेश का पहला या दूसरा इम्प्लांटेशन। ये 2025 में ये भी हुआ जी। तो इस तरह के लैंडमार्क अचीवमेंट हुए हैं। और साल के अंत तक आते आते तो हमने इतने सारे बड़े प्रोसीजर कर दिए कि जो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सोच भी नहीं सकता। अभी आपने देखा होगा, पेपर्स में पढ़ा होगा, या आपने भी शायद उसको कवर किया था। 3 CRTD एक ही मंथ में हमने किए थे। ओके। जनरली CRTD हो पाना ही एक बड़ी बात है और 3 CRTD एक ही मंथ में होना है, इट्स अ बिग थिंग। तीनों हार्ट फेलियर के पेशेंट थे और अब मेरे पास आते हैं वही पेशेंट तो उनके सारे सिम्टम्स जा चुके हैं, काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। अभी बेसिकली साल के अंत में, यानी अभी 2 दिन पहले, मैंने और डॉक्टर सुरेंद्र ने मिलके 2 बड़े दिल के जो हार्ट में जो होल होता है
उनको डिवाइस से क्लोज किया। अच्छा, वो 2 फीमेल जो 45 एज में उनको डायग्नोज, सोचिए 45 ईयर तक उनको पता ही नहीं चला कि उनको कोई बीमारी भी है, यानी ऐसा कैसे हो सकता है? जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अपने यहाँ लोगों का टॉलरेंस अपने डिसीज़ को लेके इतना ज़्यादा होता है कि डिसीज़ के सिम्टम होने के बावजूद भी वो एक कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क नहीं करते हैं। उनको बचपन से ही प्रॉब्लम थी, बार बार सांस फूलना, बार बार सर्दी जुकाम हो जाना। बेसिकली हार्ट में जब होल होता है तो ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर होते हुए लंग में बहुत ज़्यादा पहुंचता है। तो लंग में कंजेशन होते रहते हैं, उनको बार बार सर्दी जुकाम होते हैं। अच्छा। तो उनको ऐसा लगता है कि सामान्य बात है, सर्दी जुकाम हर महीने हो रही तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये एक इंडिकेशन होता है हार्ट डिजीज़ का। अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम भी हो रहा है जल्दी और आप जल्दी थक जा रहे हैं तो आपको एक बार इको जरूर करा लेना चाहिए। अगर हार्ट में होल है तो उसका प्रोसीजर संभव है, और आजकल तो डिवाइसेस आ गए हैं, यानी दिल में छेद है तो उसके क्रॉस एक छोटी सी डिवाइस लगा दी जाती है जिसमें कोई चीरा या टाका जरूरी नहीं होता है। तो ये अभी लास्ट में सबसे बड़ा अचीवमेंट। बिल्कुल, और वो बहुत बड़े छेद, हार्ट के जो होल थे उनका साइज इतना बड़ा था कि मोस्टली ऐसे में सर्जरी ही संभव हो पाती है। लेकिन हमने हिम्मत दिखाई और पेशेंट्स ने भी भरोसा दिखाया, तो दोनों प्रोसीजर बहुत सफल रहे। तो ये तमाम चीज़ें इस साल जुड़ी जी। मैं फुटफॉल की बात कर रहा हूँ। जैसे साल दर साल ये देखा गया कि बहुत सारे लोगों का विश्वास सुपर स्पेशलिटी पर हुआ, खासकर हार्ट डिजीज से रिलेटेड जो पेशेंट्स थे। जी। इस साल क्या स्थिति रही? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चैलेंज था पहले वो ये था कि विंध्य के लोग विंध्य में ट्रीटमेंट कराएं। जी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत सारे हो गए, लेकिन सुपर स्पेशलिटी पर लोड पिछले साल कैसा रहा? 2025 में कितना ट्रैफिक रहा, फुटफॉल कितना रहा कि लोग बड़ी संख्या में आए? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि बेड्स अवेलेबल नहीं थे और वो सिर्फ ट्रस्ट के कारण ही बिल्डअप हो सकता है। मैं आपको बता दूं, हार्ट के पेशेंट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, साल दर साल और महीने दर महीने। आप जैसे इस महीने जो पेशेंट की संख्या है, हो सकता है अगले महीने और ज़्यादा संख्या, और अभी तो ठंड चल रही है तो ठंड में वैसे भी बहुत ज़्यादा पेशेंट है। अच्छा, ये ठंड में मतलब क्यों ऐसा होता है कि अचानक से बहुत ज़्यादा पेशेंट? बेसिकली होता क्या है कि ठंड के मौसम में लंग में कंजेशन ईजिली हो जाता है, तो जिनको भी हार्ट फेलियर है तो वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आना चालू कर देते हैं रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के साथ में। जिनको भी हार्ट अटैक पड़ा है, हार्ट वीक पड़ गया है, आपने सुना होगा हार्ट की पंपिंग कम हो गई 30%, 25%, तो ऐसे पेशेंट गर्मियों में जनरली स्टेबल रहते हैं, ठंडियाँ आते आते उनके लंग में कंजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठंड में ऐसा देखा गया है वर्ल्ड वाइड के हार्ट अटैक के भी केसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ठंड में बॉडी में स्ट्रेस होता है। बॉडी बेसिकली अपने इंटरनल ऑर्गन्स को बेसिकली स्टेबल रखने के लिए उसमें क्या होता है कि पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, सिंपैथेटिक सर्ज ज़्यादा होता है, बॉडी स्ट्रेस में होती है। ऐसे में हार्ट अटैक के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि पेशेंट का लोड कैसा रहा, तो पेशेंट इतने ज़्यादा आते हैं कि मैं आपको बता दूं, डेली ये समस्या आती है कि हम लास्ट में आके जो है बहुत सारे पेशेंट एडमिट नहीं कर पाते जो एडमिट होने चाहिए, क्योंकि ये सुपर स्पेशलिटी बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। रीवा, सीधी, सतना, सहडोल, सिगरौली, पन्ना, छतरपुर, यहाँ तक तो ये सारा एरिया कवर करता है, और इस सारे एरिया के पेशेंट सिर्फ और सिर्फ सुपर स्पेशलिटी ही आते हैं, क्योंकि कार्डियोलॉजी का एक अलग नाम स्टैब्लिश हो चुका है और सब लोगों को यही उम्मीद दिखती है। तो पेशेंट बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट जो हार्ट अटैक के हैं वो तो हम एडमिट कर लेते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो हम एडमिट नहीं भी कर पाते। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने की अब ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट डबल करने की ज़रूरत है। अगर हार्ट का एक अलग इंस्टीट्यूट बन जाता है तो भी कोई मतलब तब आई थिंक हम कुछ और बेटर कर पाएंगे, क्योंकि कई जगह ऐसा है जहाँ पे हार्ट का एक अलग इंस्टीट्यूट बन चुका है। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा पेशेंट लोड है कि एक कार्डियक इंस्टीट्यूट बनाया जा सकता है यहाँ पे, हो सकता है तब हम और ज़्यादा बेहतर सेवा दे पाएँ। अच्छा, जैसे बार बार ये सवाल आता है, मैं भी आपसे जब पहले भी डिस्कशन में ये पॉइंट रहा है कि पहले भी पेशेंट्स तो रहे होंगे, या फिर अभी लाइफस्टाइल चेंजेस और तमाम चीज़ों को लेकर ऐसा हुआ है कि इतने ज़्यादा संख्या में हार्ट के केसेस आ रहे हैं? इसका रीज़न क्या है? या फिर पहले ऐसा हो रहा था कि बहुत सारी डेथ हो जा रही थी, पता ही नहीं चल रहा था, लोग हॉस्पिटल तक नहीं आ रहे थे। बिल्कुल। फिर एक क्राउड यहाँ से नागपुर, बनारस, लखनऊ, ये सब चीज़ें चली। अब जब जो ट्रैफिक आ रहा है तो वो डराने वाला नहीं है कि इतने बड़े नंबर्स पे विंध्य में, शहडोल में, अनूपपुर से लेकर सिंगरौली, शहडोल, पन्ना तक के पेशेंट्स यहाँ पहुँच रहे हैं, तो वो नंबर्स तो बहुत बड़े हैं।
तो ये तो कहीं ना कहीं एक मतलब इंडिकेशन भी है कि आगे स्थिति और बिगड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम इसके मूल में जाएंगे या कोर में जाएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। एक्चुअली में हो ये रहा है कि टेक्नोलॉजी तो ग्रो कर रही है, एआई आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों की एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन लोग जो है फिजिकली कम एक्टिव हो रहे हैं। जैसे पहले लोग जो है वो मार्केट जाते थे शॉपिंग करने, वहाँ चलना हो गया। कोई भी काम करने के लिए वो बाहर निकल रहे हैं, सामान लेने के लिए निकल रहे हैं, है ना, बाहर काम के लिए निकल रहे हैं। आजकल ऐसा हो गया है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन सर्विसेज हैं। आपको खाना कुछ भी चाहिए तो आपको जोमेटो, स्विगी या दूसरे प्लेटफॉर्म से आपके लोग घर से निकलना नहीं खाना आ जाएगा, आपके पास मार्केट से चीज़ें आ जाएंगी, आपको निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले लोग इंटरटेनमेंट के लिए भी बाहर निकलते थे, बाहर लोगों से बातें करते थे, डिस्कस करते थे, अलग अलग तरह के प्रोग्राम होते थे। आजकल आप बैठ जाओ नेटफ्लिक्स या दूसरे प्लेटफॉर्म पे, आप देख लो, इंस्टा या फेसबुक स्क्रॉल कर लो, आपका एंटरटेनमेंट हो जाता है। अब तो मूवी देखने तक लोग नहीं जाते ना, घर में पूरा सेटअप मूवी देखने तक नहीं जाते, तो लोगों का घर से निकलना बंद हो गया है। तो बेसिकली सीडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ रही है, ये सबसे मेन रीज़न यही है। दूसरी बात, सोशल मीडिया के आ जाने से लगातार स्क्रॉल करता है इंसान, तो उससे क्या होता है कि अलग अलग टाइप की खबरें वो देखता है। कई बार वो ऐसी ऐसी चीज़ें देखता है जो बनना चाहता है, जो है नहीं, ऐसी चीज़ें अचीव करना चाहता है। वो देख रहा है कि लोग काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं, मैं फेल हो और मैं ऐसा हूँ, फेल हो रहा हूँ, हाइपरटेंशन में जा रहा है। तो उसकी वजह से लोग कॉम्पिटिटिव दुनिया में जी रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो ये स्ट्रेस हो गया, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई। उसके बाद फास्ट लाइफ है तो फास्ट फूड भी होगा ऑब्वियसली। लोगों को जल्दी जल्दी सब कुछ करना है ना, जल्दी जल्दी सब कुछ अचीव भी करना है, 2 मिनट में सारा होना चाहिए। तो खाना भी ऐसे ही हो गया है, मॉर्निंग में उठे, लेट उठे, क्योंकि रात में नेटफ्लिक्स या फिर इंस्टा में स्क्रॉल करते करते रात के 2 बज गए, लेट उठे, उसके बाद भाग के ऑफिस जाना है। तो इस तरह से फास्ट लाइफ हो गई है, फास्ट फूड हो गया है, और लोग सीडेंट्री हो गए हैं। तो टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ लोगों का जो है वो पैटर्न ऑफ लाइफस्टाइल इस तरह से चेंज हुई। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो लोग भूल जाते हैं वो एनवायरमेंटल चेंज। एनवायरमेंटल चेंज, पॉल्यूशन, आप दिल्ली के हालात तो देख ही रहे हैं। तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं, इंडिया के बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें कि पार्टिकुलेट मैटर्स बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। तो वो भी एक रीज़न है। जो हम खाना खाते हैं और उसमें से कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिसमें पेस्टिसाइड्स नहीं हो, हम फर्टिलाइजर, हाँ, और जैसे तो फर्टिलाइजर्स इतने सारे हैं फूड में, हमें तो पता भी नहीं कि ये जो हमारे पास सब्जियां आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, कैसे बन के आ रही हैं। हमें तो फ्रेश दिखती हैं, कलर अच्छा दिखता है तो हम लेके आ जाते हैं, उसके अंदर क्या है वो हमें पता नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड है या ऑर्गेनिक है, हमें क्या पता। तो ये सारी चीज़ें। बाकी आजकल के बच्चे जो है उनको माँ बाप टाइम नहीं दे रहे हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, वो अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, इन सब के गिरफ्त में आ रहे हैं। तो ये भी एक मतलब कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें, एक सारी चीज़ों को अगर एक साथ एक ग्रुप में डालें तो वो लाइफस्टाइल के ही दायरे में आ जाती हैं सारी चीज़ें। और दूसरा इन्वायरमेंट जो हमें दे रहा है, जो पोल्यूशन और ये सब पेस्टिसाइड और ये फर्टिलाइजर के कारण, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। और दूसरा है लाइफस्टाइल जिसमें हमारा फुल कंट्रोल है, तो हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हमारा जिसमें कंट्रोल है, अगर हम सिर्फ उसी को करें, अगर कुछ हम चेंज ला पाएँ तो हो सकता है कि ये जो कार्डियक डिसीजेस हो रही हैं उसको हम कम कर पाएंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो दूसरी विधाएं हैं, जैसे कोई एलोपैथी का डॉक्टर है तो वो आयुर्वेद को लेकर कभी बोला होगा, लेकिन मैंने सर के कुछ वीडियोस देखे कि उन्होंने यहाँ तक भी डिस्कशन किया कि अगर मतलब अर्जुन की छाल कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको पीना चाहिए। जबकि बहुत रेयर इस तरह का केस देखने को मिलता है कि कोई एलोपैथी डॉक्टर आयुर्वेद की किसी टर्मिनोलॉजी की बात करे, आयुर्वेद की किसी पद्धति की बात करे, लेकिन आपने इस चीज़ को बहुत ओपनली रखा कि नहीं, ये अगर पॉसिबिलिटी है तो मेरे जो दर्शक हैं, जो पेशेंट्स हैं, उन तक ये बात जानी चाहिए लोगों तक कि अर्जुन की छाल कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये कभी आया नहीं जहन में, क्योंकि मैंने देखा है कि आयुर्वेद वाले एलोपैथी पे बोलते हैं, एलोपैथी वाले आयुर्वेद पे बोलते हैं, कोई होम्योपैथी पे बोलता है, लेकिन आपका ये है कि जिस चीज़ से सोल्यूशन है वो चीज़ पब्लिक तक आनी चाहिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा पेशेंट सही रहना चाहिए, ठीक रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, वो हमारा मेन गोल होना चाहिए। अगर हम आयुर्वेद को गाली दे रहे हैं, आयुर्वेद वाले हमें गाली दे रहे हैं, मैंने 1-2 वीडियो देखे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वी से उनका नाम आता है, आप लोग गेस कर सकते हैं, हो सकता है। तो वो डायरेक्ट ये बोलते हैं कि
एलोपैथी मतलब कुछ नहीं है। एलोपैथी से किसी भी कोई बीमारी आज तक ठीक नहीं हो पाई है, और एलोपैथी से लोग से बीमार पड़ रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं कि एलोपैथी से कितनी सारी जिंदगियां बची हैं। जनरेशन, एक लोगों की जनरेशन ख़त्म हो गई है। जब मलेरिया का प्रकोप हुआ था तो महामारी बोला गया। महामारी, लोग ऐसे खत्म हो रहे थे कि पूरी की पूरी आबादी खत्म हो जा रही थी। तो एंटी मलेरियल्स ने उनकी डेथ को खत्म किया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वैक्सीन्स, पोलियो वैक्सीन, ये सब किसने इजाद किया? सब एलोपैथी का ही कमाल है। एंटीबायोटिक्स, पेंसिलिन, वर्ल्ड वॉर में कितने सारे लोग मरे थे जब पेंसिलिन का इजाद हुआ, तो कितने सारे लोगों की लाइफ बची। ये सब एलोपैथी है। हार्ट अटैक अगर किसी को आता है, अगर आपने आर्टरी ओपन नहीं की, तो आप किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन से उसकी जान नहीं बचा सकते, ये गारंटी है। आप हार्ट अटैक का पेशेंट मेरे पास आया है, आप कोई भी आयुर्वेदिक दवा दे दो, वो जीवित नहीं बचेगा। ये भी एलोपैथी है। बहुत सारी सर्जरीज हैं जिसमें बेसिकली सेप्टिक फोकाई होता है, जिसको निकालना होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एलोपैथी ने जिसके कारण लोगों की लाइफ को इजी किया है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एलोपैथी बकवास है, या आयुर्वेद भी ने भी बहुत सारी चीजें हमें दी हैं। आप वो इसी चीज को बोल रहे थे ना कि बिल्कुल हम कोई भी पद्धति है हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अब जैसे लाइफ सेविंग कोई मॉड्यूल है वो एलोपैथी में है, तो हम उसको सीधे आयुर्वेद में कंसीडर नहीं कर सकते हैं, वहां पे नहीं है। तो आपने उसी चीज को कहा कि जो चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे अर्जुन की छाल, बिल्कुल आपने उसके लिए आपने बाकायदे एक वीडियो किया था कि लोग ले सकते हैं, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं तो लोगों को बताता हूँ, हर हाइपरटेंसिव पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको लहसुन डेली लेना है, ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन लेना है। क्योंकि बुक जो कार्डियोलॉजी के जो बेस्ट बुक अभी भी मानी जाती है, ब्राउनवाल्ड, उसमें भी हाइपरटेंशन के चैप्टर में डिस्क्राइब्ड है कि अगर लहसुन आप रेगुलरली लेते हैं, जिसमें एलेसिन नाम का कंपाउंड होता है, वो ब्लड प्रेशर को 10 to 12 mmHg तक कम करता है। तो मैं बोलता हूँ कि आप नमक कम खाएं, लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फल सब्जियां ज़्यादा लें, घी डालने का इस्तेमाल ना करें, लाइफस्टाइल अच्छी रहें, एक्टिव रहें, मेडिटेट करें। हो सकता है इसी से आपका बीपी नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आपको दवाइयां लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये भी तो एक तरीका है। लेकिन ये भी बताता हूँ कि अगर ये सब कर लिया और आपका बीपी हाई है, तो आपको फिर मेडिसिन दवाइयां लेनी पड़ेगी। आप भ्रम में नहीं जी सकते, या शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर जो है रेत में गाड़ के नहीं चल सकते कि हाँ रेत में गाड़ लिया, आप पीछे से कोई भी आएगा तो हम जो है सारे खतरों से बच गए, अपना सर डाल लिया रेत में, अब हमें कुछ भी नहीं हो सकता है। पीछे से आके भले हमें काटता रहे कोई भी जानवर, ऐसा नहीं है। हमें शुतुरमुर्ग नहीं बनना है। हमें बेसिकली हर विधाओं का जो एक बेस्ट इंग्रेडिएंट है वो लेके अपने को हेल्दी रखना है। जहाँ एलोपैथी की नीड है वहाँ आप एलोपैथी लीजिए। आयुर्वेद में अगर आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप आयुर्वेद से आप ट्रीटमेंट लीजिए। जैसे डायबिटीज़ को ले लीजिए, अगर इनिशियल फेज में कोई डायबिटीज़ के साथ आता है तो बुक्स में भी डिस्क्राइब्ड है कि पहले हमें डाइट और एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहिए। डाइट और एक्सरसाइज दिया, उससे अगर आपका शुगर कंट्रोल है तो देयर इज नो नीड ऑफ ड्रग्स। ये आपके एलोपैथी मतलब इसमें बोला जाता है, बुक्स में लिखा हुआ है। आप डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, इससे अगर ठीक हो गया तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फिर भी शुगर बढ़ रहा है तो सिंगल ड्रग मेटफॉर्मिन से स्टार्ट करिए, लेटर ऑन फिर आप डिफरेंट ड्रग्स। पर बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, बोलते हैं हम आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं और उसी से हम ठीक हो जाएंगे। बाद पता चलता है 500-600 शुगर आई, एडमिट हो गए, उसके बाद पता चला सेप्टिसीमिया हो गया, किडनी डिस्फंक्शन और डेथ। तो वही मैंने बोला कि आप अपनी बीमारी को समझिए, जहाँ तक हो सके लाइफस्टाइल से उसको कवर करिए। लाइफस्टाइल जहाँ कवर नहीं कर पा रही है तो आप मेडिसिन लीजिए। कोई सिम्टम्स लगते हैं तो तुरंत आप कंसल्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप आयुर्वेद के फैन है तो आयुर्वेद से ही सब कुछ ठीक करेंगे। खुद डॉक्टर भी मत बनिए, मुझे ये लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी मैंने सोशल मीडिया में एक चीज़ देखी, सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर भी नहीं है और वो सलाह दे रहे हैं, वो सीधे मतलब मैं डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट। ये भी एक अवेयरनेस का पार्ट है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में मैंने देखा है कि लोग वहां से चीजें देखकर गूगल करके खुद डॉक्टर बन के ट्रीटमेंट तक करने लग जाते हैं। आपने अभी रिसेंट में न्यूज़ सुनी होगी, एक किसी बंदे ने जो कि इंजीनियर था, क्या तो था, डॉक्टर नहीं था, उसने घर में खुद सर्जरी या डिलीवरी कराने का प्रयास किया और डेथ हो गई। गई। ऐसी न्यूज़ आती रहती। तो
डॉक्टर ऐसे नहीं बनते, मैं आपको बता दूं। 5 इयर्स का MBBS होता है, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होता है, उसके बाद लोग 1-2 साल तैयारी करते हैं, फिर उनका MD में सिलेक्शन होता है, फिर 3 साल कितनी का MD, प्रैक्टिस होती है। फिर उसके बाद MD करते हैं, फिर 2-3 साल तैयारी करते हैं, तो फिर उसके बाद उसका DM होता है, तो 3 साल DM करते हैं, तो ये मानिए 14 ईयर का वनवास होता है। हाँ 14 ईयर से कम नहीं लगते हैं, 14 साल लगते हैं एक DM को तैयार होने में। और आपको लगता है कि ChatGPT या AI एक स्क्रॉल में और कोई उस भी पे चीज़ आप समझ के आप सर्जरी कर लेंगे या मेडिकेशन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको होलिस्टिक नॉलेज होगा तभी आप किसी इंसान को ठीक कर सकते हैं। सही बात है। सोशल मीडिया में जिस तरह का भ्रम चल रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी दिन कोई YouTube से वीडियो देखकर कहीं ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कर दे क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं। खैर चलिए, आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहा हूं। 2026 नए टास्क, नई चुनौतियां और कुछ बड़ा करने की कोशिश, क्या तैयारी होगी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की, डॉक्टर SK त्रिपाठी की? 2026 को लेकर क्या प्लानिंग है? नया साल है, अवेयरनेस के पर्पज से भी, और लोगों को से क्या अपील करेंगे और क्या प्रिपरेशन? देखिए, सबसे पहले तो मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि वो ऐसी गलतियां ना करें जिससे उनको मेरे पास आने की ज़रूरत पड़े। वाह। क्योंकि पेशेंट का इतना ज़्यादा लोड है, हम लोग परेशान हो जाते हैं ट्रीट कर करके, और हमें ट्रीट करना है, उनको घर भेजना है, लेकिन लोग अपने सिम्टम्स को और अपनी बीमारी को समझ नहीं पाते और ऐसी कंडीशन में आते हैं कि कई बार हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो लोग अवेयर हों, उसके लिए मैं समय समय पे अवेयरनेस वीडियोस भी डालता रहता हूँ, अपने यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पेजेस में डालता रहता हूँ डॉक्टर SK त्रिपाठी नाम से। लेकिन वो अवेयरनेस तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंट तो आ ही रहे हैं। तो हर तरह के पेशेंट आ रहे हैं, कंजेनाइटल आ रहे हैं, ब्लॉकेज के पेशेंट आ रहे हैं, वाल्व के पेशेंट आ रहे हैं। तो जो ब्लॉकेज वाले पेशेंट हैं उनको तो काफ़ी समय से हम ट्रीट कर रहे हैं, हार्ट ब्लॉक के पेशेंट को पेसमेकर से ठीक कर रहे हैं। जो कंजेनाइटल पेशेंट है, जिसमें दिल के छेद वाले पेशेंट हैं, वो अभी स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 दिल के बड़े छेद ठीक किए। तो मेरा ड्रीम है कि फ्यूचर में ऐसे और भी बहुत सारे केसेस जो हैं, जो कंजेनाइटल हैं, जो जन्मजात दिल के छेद वाले केसेस भी यहाँ पे हों। साथ में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के केसेस अभी यहाँ पे बहुत कम हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के जो केसेस हैं, जो अगर हम कॉमन भाषा में बोलें तो हार्ट में जो शॉर्ट सर्किट्स होते हैं, अब नॉर्मल कनेक्शन के कारण हार्ट बहुत तेज़ धक 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 करने लगता है, उसके भी पेशेंट्स हैं रीवा में, तो वो प्रोसीजर हो। वाल्व के एक नई डिवाइस आई है, बेसिकली वाल्व जो परक्यूटेनियस वाल्व होते हैं, जिसमें आपको चीरा लगाने की जरूरत नहीं होती है। अभी तक आपने सुना होगा कि ओपन हार्ट सर्जरी से वाल्व चेंज होते हैं, लेकिन कुछ नए वाल्व आते हैं, जैसे एओर्टिक वाल्व, टावी जिनको बोलते हैं। तो वो वाल्व से पैर की एक नस से डायरेक्ट जाके इम्प्लांट कर सकते हैं। अभी तो काफ़ी महंगा है, 10 to 15 या 20 लाख का आता है, वो धीरे धीरे कम होने वाला है। तो हम चाहते हैं ऐसे केसेस भी फ्यूचर में हम कर पाएँ। तो ये जस्ट हमारा ड्रीम है, फ्यूचर ड्रीम है। फिलहाल की बात करें तो 99% केसेस जो हैं वो हम 2025 में कर चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, CRTD, AICD, होल इन द हार्ट। फ्यूचर में इसी तरह के स्ट्रक्चरल और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के इंटरवेंशन भी हम लोग करेंगे। बहुत बड़ी बात है किसी डॉक्टर का ये कहना कि मैं चाहता हूं कि लोग स्वस्थ रहें और मेरे पास ना आए। सोचिए, अगर किसी के जहन में ये बात आ रही, मतलब वो अपने पेशेंट से, अपने क्षेत्र के लोगों से सिर्फ यही अपील करना चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, अपनी दिनचर्या सुधारें, ताकि मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े। अगर सोचिए कि यही चीज अगर एक बिजनेस मॉडल में कोई सोचे तो क्या सोचेगा? एक दुकानदार क्या सोचेगा कि मेरी दुकान पे बहुत सारे लोग आए? एक टीचर क्या सोचेगा कि मेरे पास ज्यादा बच्चे पढ़ने आए? ठीक है, ज्ञान दे, लेकिन फीस का भी मसला होता है। यहां पर एक डॉक्टर अगर आपसे ये अपील कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारिए और आप कोशिश करिए कि मेरे पास कम आना पड़े, ये बहुत बड़ी बात है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रहते हुए डॉक्टर SK त्रिपाठी ने, डॉक्टर्स की पूरी टीम ने बहुत सारे अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, इस अस्पताल ने भी प्राप्त किए हैं, और उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहेंगे और अगले इस साल 2026 में यह अस्पताल नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। आप स्वस्थ रहें, यही उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद।